आपका स्वागत है चिरावली ई पाठशाला में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में, जिसका मूल नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। जिस प्रकार बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, उसका बेटा हुमायूं जिसका मूल नाम था नासिरुद्दीन, और इस अकबर का नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अकबर के बारे में स्टार्ट करने से पहले जहां हमने कल क्लास छोड़ी थी, आज की क्लास हम वहीं से रिजॉइन करेंगे। यानी कल हमने क्लास छोड़ी थी कहाँ? पानीपत की दूसरी लड़ाई की भूमिका पे। आज हम दोबारा से पानीपत की दूसरी लड़ाई की भूमिका बनाते हैं। पानीपत की लड़ाई कराएंगे, अकबर को दिल्ली का बादशाह बनाएंगे, उसके बाद अकबर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस समय दिल्ली का शासक हुमायूं था, तो हुमायूं का जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी दीन पनाह, एक जगह पे पुस्तकालय है दीन पनाह पे, वहाँ की सीढ़ियों से गिर गया। और सीढ़ियों से गिरने के बाद 26 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। कहाँ? दिल्ली में। और इस मृत्यु का समाचार जिस समय दिल्ली में इस हुमायूं की मृत्यु हुई, उस समय अकबर जो था वो दिल्ली में नहीं था, वो था कालानौर। कालानौर कहाँ है? पंजाब में, उधर पंजाब पाकिस्तान वाला क्षेत्र। और वहाँ पे ये बैरम खां उसका संरक्षक था। ये वही बैरम खां है जिसने हुमायूं का साथ दिया था। साथ क्या दिया था? हुमायूं का सेनापति था सरहिंद के युद्ध में, जो हुमायूं ने लड़ा था सिकंदर शाह सूर के साथ। ठीक है, इधर हुमायूं की मृत्यु हो गई दिल्ली में, इधर समाचार बैरम खां को मिला कालानौर में। तो बैरम खां ने अकबर को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। कहाँ? कालानौर में ही। 14 फरवरी 1556 को कालानौर में ही अकबर को दिल्ली का बादशाह घोषित। इधर क्या होता है, जब दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु हुई, वो समाचार जब हेमू को प्राप्त हुआ। हेमू कौन? हेमू वही हेमू को पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, सिकंदर शाह सूरी का सेनापति था। तो हेमू ने समय का फायदा उठाया और दिल्ली पर कर लिया कब्जा। पहले किया उसने आगरा पे कब्जा, फिर ग्वालियर, और ग्वालियर से फिर कर लिया दिल्ली पे। यानी कि अब एक जगह के लिए दो दावेदार हो चुके थे। जगह कौन? जगह है दिल्ली की गद्दी, और दावेदार कौन? दावेदार हैं दो। पहला दावेदार है हेमू और दूसरा दावेदार है अकबर। तो और इन दोनों के बीच लड़ाई होना स्वाभाविक था। लड़ाई हुई तो अकबर तो नाबालिग था, 14 साल का था उस समय। 14 साल का क्यों? 1556 की बात चल रही है। अकबर का जन्म कब हुआ है? अकबर का जन्म हुआ है 1542 में। तो 14 साल का वो लड़ाई का लड़ था। ये बैरम खां इसका संरक्षक था, और इसी बैरम खां ने इसका सेनापति बनके पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की तरफ से लड़ा, और पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को पराजित किया। इस बैरम खां से संबंधित क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा सेनापति था जो दो मुगल बादशाहों की तरफ से लड़ा? यानी कि ये हुमायूं की तरफ से भी लड़ा था सरहिंद की लड़ाई में, और अकबर की तरफ से भी लड़ा था इधर पानीपत की दूसरी लड़ाई में। उम्मीद करता हूँ आपको पानीपत की दूसरी लड़ाई का पूरा व्यू स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में पढ़ना। अकबर जो कि 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीतने के बाद दिल्ली का बादशाह बना, और 1605 जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक दिल्ली का बादशाह बना रहा। इसका मूल नाम या वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद, जो हम पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अकबर, अब इसका मूल नाम तो हो गया जलालुद्दीन मोहम्मद। इसका जन्म कहाँ हुआ? इसका जन्म हुआ था राणा वीरसाल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को। इनके बारे में, जन्म के बारे में मैंने हुमायूं वाले जब चैप्टर में पढ़े तब भी बताया था, थोड़ा सा अब भी बता देता हूँ। जब हुमायूं बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई 1540 को हारने के बाद, उसको हराया था शेरशाह सूरी ने, दिल्ली के बादशाह पद से अपदस्थ हो गया और इधर उधर शरण लेता फिर रहा था, भागता फिर रहा था। उसी दौरान राणा वीरसाल थे जो कि राजपूत थे, पंजाब में एक जगह है, तो वहाँ उसकी बीवी हमीदा बानो गर्भवती थी। तो वहीं पे इसने 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। वहाँ क्योंकि दिल्ली से भटकता भटकता उधर अपने भाई हिंदाल के पास जा रहा था, जो काबुल का शासक था उस समय पे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हुमायूं एकमात्र शासक था जिसने अपने राज्य को अपने भाइयों में बांटा था। और कोई आप किसी भी बादशाह के बारे में ये चीज़ नहीं सुनोगे जिसने अपने
शासन को अपने भाइयों में बांटा था। तो हिंदाल इसका भाई था हुमायूं का, वो उसको बना रखा था उसने काबुल का शासक, उसी के पास जा रहा था। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो राणा वीरसाल क्षत्रिय राजपूत शासक थे। इसके पिता हुमायूं हो गए, पता ही है आपको, माता हमीदा बानो हो गई। और अब बात करते हैं, इसका नाम था तो जलालुद्दीन मोहम्मद, लेकिन इसका नाम अकबर कहाँ से आया। हुमायूं का भाई था हिंदाल, मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको काबुल का शासक बना रखा था, 4 भाई थे ये। और इस हिंदाल का गुरु था सिया गुरु मीर बाबा, जिसे बोलते थे सिया गुरु मीर बाबा, लेकिन उनका नाम था वास्तविक शेख अली अकबर। और उस शेख अली अकबर की पुत्री थी इसकी माँ हमीदा बानो। यानी कि अगर मैं सीधा इस शेख अली अकबर के साथ इस अकबर का रिलेशन जोड़ूं तो इसका ये जो सिया गुरु मीर बाबा थे वो नाना थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था अकबर। अब आपने एक चीज़ तो देख ली होगी अकबर के बारे में, अकबर का जिस समय जन्म हुआ और जब तक ये दिल्ली का शासक नहीं बना तब तक अकबर का जो जीवन क्रिया थी वो घुमक्कड़ प्रजाति की थी। यानी कि उसका बाप दिल्ली से आगे भाग रहा, कहीं काबुल, कहीं राणा वीरसाल के यहाँ, कभी कहीं कभी कहीं। तो ये अपने बेटों को क्या कोई पढ़ा लिखा पाएगा? नहीं पढ़ा लिखा पाया। इसी वजह से अकबर अनपढ़ शासक था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन अनपढ़ था, उसमें 4 अगर ऑप्शन हो उसमें एक अकबर का भी ऑप्शन होगा, और अकबर ही एकमात्र दिल्ली का बादशाह था जो कि अनपढ़ था, एकदम अंगूठा टेक था। कहाँ से पढ़ता है, इधर उधर भागता फिर रहा है। अब तो ये तो हो गया अकबर के बारे में थोड़ा सा जनरल आइडिया, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर कालानौर में था, पंजाब में, वही युद्ध से पहले मैंने आपको बताया था। और वहीं कालानौर में ही तब तक इनको ये तो पता नहीं था कि दिल्ली के कभी शासक बनेंगे हुमायूं वगैरह को, तो वहीं पे इसको गजनी और लाहौर की सूबेदारी दे रही थी। काबुल का जो शासक था ना हिंदाल, उसी के सूबेदारियाँ थीं गजनी और लाहौर की, तो उसने अपने भाई के लड़के अकबर को गजनी और लाहौर की सूबेदारी पकड़ा दी थी। वहीं के अब क्या पता दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन काबुल के शासक तो हैं हम। और उस समय इसका संरक्षक बनाया गया था, वो संरक्षक था बैरम खां। संरक्षक कहें तो यानी कि इसका पद क्या था, उसका पद था मुगल साम्राज्य में वजीर आजम, यानी जिसको प्रधानमंत्री भी आज की का डेट में कहें तो हम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। और बैरम खां को आप ठीक उसी तरह समझ लीजिए जिस तरह आप देखते हैं जो बाहुबली मूवी आई थी, उस बाहुबली में जो कटप्पा का जो रोल था वो सेम रोल था बैरम खां का, अपने शासक के लिए एकदम पूर्णतः समर्पित। तो जैसे ही हुमायूं की मृत्यु का समाचार बैरम खां को मिलता है कालानौर में, तो वो इसको 14 फरवरी 1556 को कालानौर में ही बैरम खां ने इसको शासक घोषित कर दिया। ये सब हम कहानियाँ पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये वाली कहानी जो आपने देख ली, पानीपत का युद्ध कैसे हुआ, इधर दिल्ली में बिक्रमादित्य तैमूर बैठा है, उधर कालानौर में अकबर शासक बन गया बैरम खां के संरक्षण में, बैरम खां सेनापति, दोनों आए, पानीपत में भिड़े, लड़ाई हुई और उस लड़ाई में जीते अकबर और बैरम खां की सेना। तो उस लड़ाई में जीतने के बाद अकबर ने बैरम खां को उपाधि थी खाना की। तो ये तो कहानी थी 1556 की। अब हम आगे बढ़ते हैं 1556 से लेके 1560 तक बैरम खां अकबर के अत्यंत करीब था। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा वजीर आजम, संरक्षक, सब कुछ जो भी डिसीजन हो रहे हैं सब में बैरम खां इन्वॉल्व। इस इन्वॉल्व रिलेशन को लेके जो राजमहल के कई सारे लोग थे उन्होंने बैरम खां के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। यानी कि उन्हें लगा कि सब कुछ तो ये बैरम खां की ही चल रही है, तो उस बैरम खां को कैसे हटाया जाए। उस बैरम खां को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। और षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, इसमें मुख्यतः 3 लोग शामिल थे। एक तो अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम, दूसरी महिला थी माहम अनगा, नाम को याद रख लेना, माहम अनगा इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कई प्रकार के तरीकों से। तो माहम अनगा कौन थी, ये थी अकबर की दाहिमा। दाहिमा किसे कहते हैं, दाहिमा कहते हैं जिसको जो एक तरह से बोल लो कि लालन पालन करती हो या दूध पिलाती हो, जो आप देखते केयर टेकर का रोल जो निभाती थी लेडी, वो उसको बोलते थे दाहिमा। और इस दाहिमा का पुत्र था आदम खां, या इसको बोलते थे अदम खां। तो ये 3 मुख्यतः लोग थे, हमीदा बानो, इसकी माँ महाम अनगा, इसकी दाहिमा, और तीसरा दाहिमा का पुत्र आदम खां या अदम खां। और इसी
धायमा महाम अनगा का एक ग्रुप था जिसको बोलते थे हरमदल। और इस हरमदल में कौन शामिल होता था? हरमदल में बहुत सी वो पूरे राज्य की वो महिलाएं जो विधवा हो गई या जिनका कोई है नहीं, या एक तरह से बोलते हैं कि 500, 600, 700, 800, 1000 लेडियों का एक बहुत बड़ा समूह होता था। और उनका कोई केयर टेकर नहीं है, वो एक जगह पे एक महल टाइप में, एक हवेली टाइप में रहती थी। और उनको बादशाह के सुख सुविधाओं के लिए रखा जाता था। और इन्हीं लेडियों से जो संतानें पैदा होती थीं उनको बोला जाता था हरामी। अगर आप कल आगे से कभी भी किसी को हरामी बोलते हैं या सुनते हैं हरामी, तो आप समझ लेना कि आप उसको क्या बोल रहे हैं। वापस आते हैं तो इन 3 लोगों ने षड्यंत्र रचा, हमीदा बानो बेगम, महाम अनगा और आदम खान ने। और इस षड्यंत्र में अकबर फंस गया। फंसता कि इसने अपनी माँ पे विश्वास नहीं करेगा क्या? अपनी धायमा पे विश्वास नहीं करेगा तो किस पे विश्वास करेगा? तो उन दोनों के चक्कर में अकबर पूरी तरह से फंस गया। और उसने, क्योंकि बैरम खां को वैसे तो धक्के मार के बाहर निकाल नहीं सकता, जाओ भागो यहाँ से, तो उसने बैरम खां की इज्जत भी करता था थोड़ी सी। तो बैरम खां को बोला कि आप जाओ मक्का चले जाओ, मक्का जाके वहाँ पे अपना धर्म कर्म देखो। तो इस बात से बैरम खां चिढ़ गया। उसने बोला कि मैं पूरा जिंदगी सुल्तान और अकबरों की बादशाहों की सेवा में निकाल दिया और मुझे इस तरह से बोला जा रहा है कि जाओ भागो यहाँ से। तो बैरम खान ने कर दिया विद्रोह। और उस विद्रोह करने के बाद उस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अपने एक सेनापति को भेजा, जाओ बैरम खां को पकड़ के लाओ। तो बैरम खां तो कहाँ सेनापति के चक्कर में आने वाला था, सेनापति को बुरी तरह मारा और वो सेनापति डर के कहाँ पहुँच गया, शिवालिक की पहाड़ियों में जाके छिप गया। जब ये समाचार अकबर के पास पता चला कि बैरम खान ने उसके सेनापति को मार पीट के भगा दिया है, तो अकबर स्वयं आया। और जैसे ही अकबर आता है तो वो पंजाब में बैरम खां तो भाई बादशाह के मैंने क्या होता है, जो कटप्पा देखे हो, कटप्पा बाहुबली के सामने कैसे झुक जाता था, चाहे कैसा भी आदेश मिले, लेकिन बाहुबली आया तो बाहुबली के सामने घुटनों पर आ जाता था। सेम वही कहानी हुई। अकबर को देखते ही बैरम खां घुटनों पे आ गया, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली कि बादशाह जो आप कहोगे आपकी बात सराखों पे। अकबर ने कहा ठीक है, जो मैंने कहा है उस बात को मानो, तुरंत यहाँ से मक्का जाओ। तो जब ये बैरम खां मक्का जा रहा था पंजाब से, तो इसकी दुश्मनी तो बहुत लोगों के साथ थी, इसने बहुत मजे लिए थे हुमायूं के साथ, अकबर के साथ सेनापति था, तो लोग ताकते गए थे कब मौका मिले। तो वहाँ पे जब अफगानों को पता चला कि बैरम खां अकेला हो गया और जा रहा है मक्का, तो बीच में ही इसको मार दिया, उसकी कर दी हत्या। लेकिन अकबर ने बैरम खां को ऐसे ही नहीं छोड़ा कि जाओ आप चले जाओ। बैरम खां का तो कुछ परिवार रहा होगा, हाँ बैरम खां का परिवार था, फला फूला परिवार था बेचारे का। उसकी एक बीवी थी, उसका नाम था सलीमा बेगम। तो जब बैरम खां को जाने का आदेश दे दिया और जब सलीमा बेगम अकेली रह गई, तो अकबर ने क्या किया, इस सलीमा बेगम से कर लिया निकाह। यानी कि बैरम खां की बीवी से किसने विवाह कर लिया? अकबर ने। और उसका सलीमा बेगम का एक पुत्र था, उसका नाम था अब्दुल रहीम, जो उस समय केवल 4 वर्ष का था। हाँ, ये वही अब्दुल रहीम है जो आगे चल के अब्दुल रहीम खाना के नाम से जाना जाएगा। खाना कब से जाना गया वो हम थोड़ा सा और बाद में बताएंगे। और ये इस अब्दुल रहीम को जगह मिली थी अकबर के नवरत्नों में भी। तो इस तरह तो इस बैरम खां की कहानी का समापन होता है। कैसे समापन हुआ कि बैरम खां इसका संरक्षक था, 1556 में इसके साथ सेनापति के रूप में लड़ा, उसके विरुद्ध षड्यंत्र था। किसने षड्यंत्र रचा? अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम ने, धायमा महाम अनगा ने और महाम अनगा के पुत्र आदम खां या अदम खां ने। इन तीनों के षड्यंत्र में अकबर आ गया और अकबर ने बैरम खां को आदेश दिया कि जाओ यहाँ से मक्का जाओ। जब बैरम खां शांति से नहीं गया तो अकबर को खुद आना पड़ा और फाइनली बैरम खां को मक्का जाने के लिए राजी होना पड़ा और उसकी हत्या हो गई एक अफगान सरदार के द्वारा। लेकिन उस बैरम खां के एक बीवी थी सलीमा बेगम, उस सलीमा बेगम से निकाह कर लिया अकबर ने और उसका जो बेटा था अब्दुल रहीम, उसका पालन पोषण की गारंटी ली और आगे चल के उसको काफ़ी अच्छी जगह नवरत्नों में शामिल किया और खाने खां की उपाधि से भी नवाजा था। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि अब जैसे ही इस बैरम खां का चंगुल से छूटा अकबर, तो चंगुल में फंस गया किसके? महाम अनगा के। यानी कि अब तक बैरम खां के संरक्षण में कहाँ चल रहा था, अब तक पूरा देखे बैरम खां की थी। और जैसे ही बैरम खां से रिलीज होता है तो सारा सब कुछ पावर किसके हाथ में आ गई? महाम अनगा के। तो ये पावर महाम अनगा के हाथों में 2 साल तक रही थी, 1560 से लेके 1562 तक। इस 1560 से 1562 तक के पीरियड को बोला जाता है पेटीकोट शासन।
यानी या पर्दा शासन या स्त्री शासन। पेटीकोट आप जानते हो लेडीज का परिधान होता है, उसी की वजह से जो आम जनता थी उसमें एक कल्पना बन चुकी थी अब तो साहब पेटीकोट शासन चल रहा है। तो ये भी 2 साल तक ही रहा था। 2 साल के बाद इससे ही हालांकि उसका पीछा छूटा। अब जब यहाँ पे बात हो गई कि अकबर ने विवाह कर लिया सलीमा बेगम से, तो अकबर के विवाहों के बारे में थोड़ी सी जनरल आइडिया लेते हैं। अकबर के आपने सुना जोधा अकबर से भी, जोधा अकबर जो मूवी है जिसमें बताया गया है कि जोधाबाई से विवाह हुआ था, सलीमा बेगम से भी विवाह हो गया। तो अकबर ने विवाह कैसे कैसे किए थे, कहाँ कहाँ उसके क्या क्या रिश्ते थे, उसको भी थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं। अभी हम जिस विवाह के बारे में बात किए थे वो थी सलीमा बेगम। सलीमा बेगम कौन? बैरम खां की पत्नी। और ये जो पत्नी थी बैरम अकबर की, ये दूसरी बीवी थी। इससे पहले अकबर का निकाह हो चुका था रुकैया बेगम के साथ। और ये रुकैया बेगम कौन थी? ये रुकैया बेगम थी साहब हिंदाल की पुत्री। और हिंदाल कौन? अकबर का चाचा यानी कि हुमायूं का भाई, यानी कि अपने इसने चाचा की लड़की के साथ ही विवाह कर लिया था। तो ये उसकी पहली बीवी थी रुकैया बेगम, और दूसरी बीवी हो गई इसकी सलीमा बेगम जो कि बैरम खां की पत्नी थी। ठीक है। अब इसका जो तीसरा विवाह था वो आप सबको पता है, इसकी जो बीवी थी उसका नाम था जोधाबाई। तो वो कौन थी उसके बारे में थोड़ा सा बैक हिस्ट्री जानते हैं। बहरमल या बिहारीमल नाम के एक शासक थे आमेर के। आमेर यानी कि आजकल आप बोल सकते हो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, वो आमेर का शासन में आता था। तो आमेर के शासक थे बहरमल या बिहारीमल। तो ये दिल्ली का शासक अकबर, ये बैठे हैं आमेर जयपुर में, यानी जयपुर में बैठा है बहरमल और दिल्ली में है अकबर। अब जो बहरमल की जो पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई, उसकी जो खूबसूरती थी उससे का अकबर फैन हो चुका था। अकबर को तब पता लग चुका था कि हरकाबाई नामक जो राजकुमारी है वो बेहद ही खूबसूरत हैं। तो अकबर के राज दरबार से बहरमल के यहाँ पर एक प्रस्ताव जाता है शादी करने का कि हम आपकी पुत्री से शादी करना चाहते हैं, लेकिन बहरमल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठीक है, ये तो कहानी वहाँ तक की होती है। लेकिन मैंने आपको ध्यान हो तो जब हम पढ़ रहे थे भक्ति एवं सूफी आंदोलन, तो सूफी आंदोलन के समय एक मोइनुद्दीन चिश्ती नामक व्यक्ति के बारे में चर्चा हुई थी, जो कि चिश्ती संप्रदाय के भारत में वो है क्या बोलते हैं संस्थापक हैं। तो मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि इनकी दरगाह जो कि अजमेर में है, वहाँ पे अकबर 2 बार पैदल गया था। किसके कहने पर गया था? शेख सलीम चिश्ती जो कि फतेहपुर सीकरी के थे, उनके कहने पर। तो शेख सलीम चिश्ती के कहने पर जब अकबर दिल्ली से अजमेर जा रहा होता है तो वो पैदल जा रहा था, और पैदल के साथ उसकी काफ़ी सारी सेना थी। वो जा तो रहा था अजमेर दिल्ली से, कहाँ? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अपना मत्था वट्टा टेकने, अपना जो भी कुछ चढ़ा चढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब वो दिल्ली से अजमेर जा रहा था तो बीच में शासन पड़ता था आमेर का। तो इस आमेर के शासक ने सोचा कि अकबर ने चढ़ाई कर दी हमारे ऊपर, और उस चीज़ से ये घबरा गया बुरी तरह। और घबराने के बाद इसने अकबर की कर ली अधीनता स्वीकार 1562 में, और अपनी पुत्री को लेकर पहुंच गया अपनी सीमा पे और बोलता है कि साहब हमारा रिश्ता स्वीकार करो और हम पे दया करो, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, जो आप कहोगे वैसा ही होगा, हम आगे से आपकी सारी बातें मानेंगे और हमारी पुत्री से कर लो तुम विवाह। तो इस तरह बिहारीमल और या बहरमल की पुत्री हरकाबाई का विवाह हुआ अकबर के साथ, और उसी हरकाबाई से जो पुत्र हुआ था वही आगे चल के जहांगीर के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। अब इसके साथ थोड़ा सा जान लेते हैं। बहरमल का पुत्र था भगवान दास, भगवान दास का पुत्र था मान सिंह, और ये ही मान सिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तो नवरत्नों को हम पूरी अलग से क्लास बनाने वाले हैं, उसकी टेंशन ना लो कि नवरत्न कौन था कैसे था, पूरी नवरत्नों के बारे में पूरी अलग से क्लास होगी। वहाँ से एक भी नवरत्न संबंध कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अकबर की जो क्लासेज है वो कम से कम 4 दिन चलने वाली है, लंबी क्लास है, पेशेंस बना के रखिए। अब जानते हैं थोड़ा सा हरकाबाई के बारे में। हरकाबाई को किस किस नाम से जाना जाता था? तो हरकाबाई तो आप जानिए, इसको हीर कुंवर के नाम से भी जाना जाता था। हीर कुंवर कब थी? ये हीर कुंवर थी साहब जब ये राजकुमारी हुआ करती थी, बहरमल की पुत्री। हरकाबाई उसका मूल नाम जो डॉक्यूमेंट में लिखा करती थी वो, लेकिन जैसे ही इन्होंने अकबर के साथ विवाह किया तो इनका नाम हो गया मरियम उज्जमानी। और आपको ध्यान हो तो अगर आप आगरा कभी गए हो तो आगरा में जो सिकंदरा है जहाँ पे अकबर की मतलब कब्र है, मकबरा है, उससे 2 किलोमीटर आगे चल के एक मरियम टोम करके एक जगह है, वहीं पे इनको दफनाया गया था। और इनको जोधाबाई तो आप जानते ही हो। और इस तरह ये जो पहली हिंदू रानी, कई सारे विवाह हुए थे अकबर के, जिसका तो
छोटे छोटे तो पता ही नहीं कौन कौन क्या, लेकिन पहली हिंदू रानी वो कौन थी इसकी, वो थी जोधाबाई। तो अब आपको इनके विवाहों के बारे में पता चल गया होगा और थोड़ा सा बिहारी मल या बहारमल या आमेर का थोड़ा सा जनरल आइडिया लग गया होगा। अब हम आगे से जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे अकबर के विजयी अभियानों के बारे में, कि कहाँ कहाँ से अकबर ने विजयी अभियान किए। सबसे पहले उसके बारे में जनरल आइडिया ले लेते हैं कि अकबर ने विजयी अभियान किए क्यों। अकबर के सारे विजयी अभियान इस जगह को लेकर के हुए थे, इस जगह को केंद्रित करके सारी जितनी भी अकबर की लड़ाइयाँ या अकबर ने जितने भी लोगों को अपने अधिकार में लिया वो इस गुजरात राज्य के सबसे, उसमें जो मेन जो कंटेंट था वो था गुजरात राज्य। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में तो शासक बना था, उसके बाद राजधानी आगरा भी शिफ्ट की थी इसने, फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में, तो फतेहपुर सीकरी आगरा में ही बगल में ही है। तो आप ये आइडिया लो कि ये तो बगल बगल में यहीं से यहीं, और यहाँ से ये जगह पड़ती है गुजरात, और यहाँ दिल्ली से आगरा से गुजरात आने के लिए ये पूरा क्षेत्र पड़ता था बीच में। ये पूरा क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान यानी कि राजपूतों का क्षेत्र, और इन राजपूतों का जो सिरमौर हुआ करता था, यानी राजपूतों में पहले बता चुका हूँ, राजपूत अपने सिरमौर मानते थे मेवाड़ के शासकों को। तो उस मेवाड़ के नीचे या मेवाड़ को अपनी सिरमौर मानने वाले लोगों में कह सकते हैं जैसलमेर, बीकानेर, मारवाड़, रणथंभौर, ये सब अपना मेवाड़ को ही मानते थे, यानी चित्तौड़ की इनकी राजधानी हुआ करती थी। इसको जीतना था, ये गुजरात क्यों जीतना था, तो ये तो सबसे संपन्न राज्य था, ये पूरा समुद्र के किनारे था। उस समय जो सारा व्यापार होता था यूरोप के रास्ते, यूरोप से कहें या कहें इधर अरब कंट्री से जो भी व्यापार होता था वो गुजरात के थ्रू होता था। तो अब जब गुजरात इधर से जो कोई सामान आ रहा है तो गुजरात का आएगा, तो यहाँ से इनको टैक्स देना पड़ता था। तो इस टैक्स को बचाव करने के लिए इनकी हमेशा जो भी दिल्ली का शासक रहा उसकी निगाह हमेशा गुजरात पर बनी रही। तो उसी वजह से एक तो संपन्न गुजरात को जीतना है, दूसरा यूरोप का व्यापारिक केंद्र तुर्की, सीरिया, फारस मैंने बता ही दिया आपको, ट्रांसअफ्रीकान ये, तीसरा हज यात्री जो भी जाते थे, ये इस्लाम धर्म के वाले तो हज यात्री जाएंगे पानी के जहाज़ों से जाते थे, वो भी गुजरात के थ्रू जाना पड़ता था, वहाँ भी कई सारे टैक्स वैक्स से बस देना पड़ता था। उस इन सबको लेके ना गुजरात पर बहुत बड़ा फोकस था। और इस गुजरात को अगर गुजरात को जीत भी जाओ, चलो मान ले गुजरात को जीत गए, अब यहाँ से सब पूरा सामान आया, सब टैक्स फ्री हो गया, और लेके जाना है इधर दिल्ली के लिए, तो बीच में तो ये पूरा मेवाड़ और राजपूतों का क्षेत्र था, ये टैक्स मांगते थे बीच में। तो अब इसीलिए क्योंकि इसको जीतना ही जीतना है, अब इसको जीतने का फ़ायदा क्या जब तक ये नहीं जीतेंगे, तो इसीलिए इनको बारी बारी से अकबर ने अपना विजय अभियान में शामिल किया। कल से हम जो पढ़ेंगे आपको उसको आप देखोगे क्रमबद्ध ये सब उनको जीतता गया अकबर, और फाइनली उसने गुजरात को भी जीता। मेवाड़ के साथ भी लड़ाई हुई, हल्दीघाटी का युद्ध भी हुआ, उससे पहले भी मेवाड़ के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। उन सब के बारे में हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया लग गया होगा कि अकबर ने अपना विजयी अभियान राजस्थान में सबसे ज़्यादा केंद्रित क्यों किया, और गुजरात अभियान के पीछे उसका मेन फोकस क्या था। ठीक है, मिलते हैं कल अकबर के विजयी अभियानों के साथ।